हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होते हैं। आज की क्लास स्टार्ट है। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में जो है हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए बायोलॉजी के पहले क्लास में आप लोग को बता दिए थे अन्न की जंतु में लैंगिकता। ठीक है, उसके आधार पर बता दिया कि जो है किस प्रकार से अन्न की मादा युग्म और जो है नर युग्म के अन्न की को ये अन्न के और लिंग है या फिर जो है दो लिंग है। ठीक है, इसको बता दिए थे। उसी के आधार पर आज हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, उसी के आधार पर क्या जानेंगे आज के जो है अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक है क्या? तो अगला टॉपिक है कि यार युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन क्या है। क्या युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन क्या है? ठीक है, तो बिना लेट पे हम लोग जानते हैं कि युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन क्या है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग को लिखना है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं का शरीर दुगुनित होता है। कि जो उच्च श्रेणी के जंतु आता है उसका जो शरीर होता है क्या होता है? दुगुनित होता है। ठीक है, अतः इसमें युग्मक का निर्माण अर्धसूत्रण विभाजन द्वारा होता है। उसमें क्या होता है? जो युग्मक का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो अर्धसूत्रण विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, तो नोट में लिखें कि युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? सबसे पहले जो है नर जनक है और ये मादा जनक है। अब देखिए, जो नर जनक है ये भी 2n का है, अन दो लिंग है, ये भी क्या? दो लिंग है। अब दोनों का युग्मक जो निर्माण होता है क्या होता है? ओलिंग होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि नर युग्मक का भी मान के नर युग्मक क्या है? ओलिंग है। मादा युग्मक भी क्या है? ओलिंग है। अब दोनों का क्या संलयन होगा। ठीक है, जब युग्मनज बन जाएगा तब जिसको हम के बोलेंगे दो लिंग, क्या बन जाएगा? दो लिंग बन जाएगा। ठीक है, आप फिर देखिए युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण। क्या होगा? युग्मनज से जो विकास होगा क्या बनेगा? तो भ्रूण बनेगा। और भ्रूण से जो है क्या बनेगा? तो जीव। जीव भी क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो जीव इसमें कौन सा प्राप्त हुआ? तो दुलिंग प्राप्त किया। वही इसमें बोल रहा है कि जो है उस शरीर के जंतु का शरीर दुगुनित होता है, अतः इनमें युग्म का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसमें युग्म का जो निर्माण होता है किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखे कि युग्म स्थानांतरण जो है वो क्या है? तो युग्म निर्माण के बाद नर और मादा युग्मकों का एक दूसरे के समीप आने की क्रिया को युग्म स्थानांतरण कहलाती है। यानी कि पूछ रहा है कि युग्म स्थानांतरण किसे कहते हैं या फिर युग्म स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप लोग को लिखना है कि युग्मक निर्माण के बाद जब युग्मक का निर्माण हो जाता है पूरी तरह से, इसके बाद क्या कहता है? नर और मादा युग्मकों का एक दूसरे के समीप, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से क्या आएगा? समीप आएगा। ठीक है, जब समीप आता है कि नजदीक आने की क्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। अब जब युग्मक स्थानांतरण होगा तो उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि नोट में लिखेंगे पराई युग्मकों में नर युग्मक गतिशील यानी कि चल एवं मादा युग्मक क्या? स्थिर यानी कि अचल होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में नर युग्मक मादा युग्मक के समीप पहुंचते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो है कि पराय उग्मकों में जो पराय उग्मक है, ठीक है, इसमें जो है नर युग्मक क्या होता है? गतिशील होता है। ठीक है, गतिशील यानी कि चल होता है। एवं मादा युग्मक जो है वो क्या होता है? स्थिर, एक ही जगह स्थिर रहता है। ठीक है, होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में जो नर युग्मक है यानी कि जो नर युग्मक है, ठीक है, वो मादा युग्मक के समीप पहुंचता है। यानी कि मादा युग्मक के किसके पास पहुंचता है? समीप पहुंचता है। ठीक है, फिर लिखा है नोट दूसरा में लिखा है कि जो है सब इसमें जो क्या था आपने नर युग्मक क्या था? मादा युग्मक के समीप पहुंचता है, याद रखना है। दूसरा नोट में लिखे कि सम युग्मकी युग्मक जो है मैं दोनों युग्मक गतिशील होते हैं। सम युग्मकी जो युग्मक है इसमें दोनों युग्मक क्या होता है? गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो है दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे के क्या आएगा? समीप आएगा। ठीक है, और समीप आएगा तथा इनकी वृत्ति के विलोप के बाद इनका जो वृत्ति का जो विलोप है उसको विलोप के बाद जो है युग्मकों का संलयन यानी कि युग्मन होता है। फिर क्या होता है? युग्मकों का युग्मन होता है। ठीक है, अगर आप लोग को पहले समझ में आ गया तो पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लिख करके बता रहे हैं। ठीक है, पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि निषेचन। क्या पढ़ेंगे? निषेचन। ठीक है, अब देखिए निषेचन हम लोग जानते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं। देखिए निषेचन जो है नर युग्मक तथा मादा युग्मक की संलयन यानी कि युग्मन की क्रिया क्या कहलाता है? निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो निषेचन कहलाती है कि नर युग्मक और मादा युग्मक की संलयन की क्रिया को क्या कहलाती है? तो की निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन या फिर जो है निषेचन कहलाती है। अब देखिए निषेचन दो प्रकार के होते हैं। निषेचन की जो क्रिया होता है वो कितने प्रकार के? दो प्रकार के होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, दूसरा क्या होता है? आंतरिक निषेचन। क्या होता है? एक होता है बाह्य निषेचन जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा क्या है? आंतरिक निषेचन जिसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बाह्य निषेचन क्या क्या जानेंगे। बाह्य निषेचन क्या है ना? देखिए बाह्य निषेचन लिखना है कि जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर से बाहर होता है, जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर से बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
बाय निषेचन कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या है, मेढक हो गया, मेढक जो निषेचन की क्रिया करता है वो बाहर में करता है, ठीक है। मछली हो गया, सी स्टार भी क्या है, मछली है, ये भी बाय निषेचन करता है। सवाल हो गया, ये भी बाय निषेचन करता है, इत्यादि। ये सब जितना भी जीव बताए हैं ये सब क्या करता है, तो बाय निषेचन करता है। कि जो है मादा के इसमें जब निषेचन की क्रिया जो है मादा शरीर से बाहर होता है, कि मादा शरीर में नहीं होता, ठीक है, बल्कि बाहर होता है, तब उसे अपन बाय निषेचन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए बाय निषेचन की हानियां, बाय निषेचन जो होता है इसमें क्या क्या हानियां हो सकता है। तो सबसे पहले लिखा है कि बाय निषेचन में जीवों का अधिक युग्मक उत्पन्न करने होते हैं। इसमें जो है, इसमें जो नर युग्मक है, नर को ज्यादा युग्मक को उत्पन्न करने होते हैं, ठीक है। वह देखिए बाय निषेचन में जीवों को अधिक युग्मक उत्पन्न करने होते हैं। दूसरा नंबर में लिखना है कि बाह्य निषेचन में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। बाह्य निषेचन जो है इसमें बाह्य निषेचन करने में क्या होता है, अधिक ऊर्जा खर्च होती है। बाह्य निषेचन एक संयोग प्रक्रिया है, संयोग बस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए बाह्य निषेचन एक संयोग प्रक्रिया है। बाह्य लिखना है चौथा नंबर की बाह्य निषेचन से उत्पन्न संतानों की बाह्य निषेचन जो है इससे उत्पन्न संतानों की उत्तरजीविता बहुत कम होती है। क्या करता है, पान के ऊपर भक्तिया करके उसको खा जाता है, ठीक है। इसलिए लिखा है कि बाह्य निषेचन से उत्पन्न संतानों की उत्तरजीविता क्या होता है, बहुत कम होता है। मान लेते कि जो है 1000 वो बाह्य निषेचन किया, ठीक है, उसमें से 1000 जीव में से जो है यानी कि लगभग 10 या 5 ही बच सकता है, क्योंकि सब बाहरी पर जीवित और क्या भक्षण कर लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है उसको क्या करना पड़ता है, उसको जो इसका उत्तर जीविता की बहुत कम संभावना होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने रहने थे। अगर आपको इतना समझ में आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक नहीं तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी प्रकार से धान की क्या बहुत ही शानदार क्लास लेकर, ठीक है, और बहुत ही जो है खतरनाक क्लास लेके आने वाले हैं, जिसमें से हम जो पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को आंतरिक निषेचन, ठीक है। देखिए इसमें से बाह्य निषेचन पढ़ा दिए, और अगला क्लास में क्या पढ़ाएंगे, आंतरिक निषेचन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।